प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं। आपको इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करना है और उसके आगे वाले क्वेश्चन आंसर हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, समझाइए। तो ये दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। तो इसका पहला पॉइंट लिखोगे आप कि राज्य सरकारों को निर्देशित देना। राष्ट्रीय महत्व के विषय में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है और उसका पालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशों से राजनयिक संपर्क आदि इसमें आते हैं। राज्य सरकार को निर्देश हो गया। दूसरा पॉइंट आता है संघीय कार्यों को राज्य सरकार को सौंपना। तो संघीय कार्यपालिका कुछ कार्य राज्य सरकारों को सौंपती है और इसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के कारण समझौते के पालन के लिए संघ राज्यों को आदेश दे सकता है। रेलवे मार्गों की सुरक्षा आदि विषयों से संबंधित ऐसे ही आदेश दिए जाते हैं। फिर आता है अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में कुछ सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा आदि। इन विषयों के अधिकारियों का चयन संघीय शासन प्रणाली के तहत किया जाता है और सेवा आयोग करता है। इन अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। अपने संबंधित राज्यों में सेवा करने के अतिरिक्त ये अधिकार समय समय पर केंद्र में भी सेवा करती है। इस प्रकार संघ सरकार राज्य पर अपना प्रभाव रखती है। 3 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट आपको लिखना है, राज्य सरकार को जो राशि करों से प्राप्त होती है वह अपर्याप्त होती है, अतः महत्वपूर्ण साधन केंद्र के पास होते हैं और केंद्र राज्यों को समय समय पर अनुदान देता है। इस सहायता के माध्यम से केंद्र राज्यों पर अपना प्रभाव बनाता है। 5वां पॉइंट है संसद के अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर एक राज्य को विभाजित कर दे या 2 राज्य तो उनके भाग को मिला करके एक नया राज्य भी बना सकते हैं। मतलब राज्यों का विभाजन करने का भी कार्य संसद को दिया जाता है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने और घटाने और उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास होती है। 6वां पॉइंट आता है राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना। राज्यों को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके तथा प्रशासन कर सके, परंतु राज्यों का यह अधिकार अंतिम निर्णय अंतिम अधिकार नहीं है। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर का अध्ययन किया और आप इस क्वेश्चन के आंसर को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट भी कीजिए कि केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होता है। इसके बाद में हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रथम वाचन या विधेयक का प्रस्तुतिकरण। संसद का कोई भी सदस्य 1 माह की पूर्व सूचना पर लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलने तक विधेयक को प्रस्तुत करता है और प्रथम वाचन के समय केवल शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है। तो प्रथम वाचन में सिर्फ शीर्षक को पढ़ करके सुनाया जाता है। साधारणतः प्रथम वाचन का कोई वाद विवाद नहीं होता और विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही प्रथम वाचन कहलाता है। फिर आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन के शुरू होने से पूर्व विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को दे दी जाती है। इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से विचार नहीं होता, केवल मूल अवधारणाओं पर विचार होता है। इस अवधारणा पर कोई संशोधन भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यदि आवश्यकता समझा जाए तो विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से आता है तृतीय पॉइंट में समिति अवस्था। समिति अवस्था में गहन विचार के लिए सदन को छोटी छोटी समितियों में विभाजित किया गया है। समिति के सदस्य विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद तथा सूक्ष्मता से विचार करते हैं और समिति चाहे तो विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है। समिति को विधेयक में संशोधन करने का भी अधिकार है। पूर्ण रूप से विचार उपरांत अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को प्रस्तुत करता है। फिर आता है प्रतिवेदन स्तर। समिति प्रतिवेदन तथा समिति द्वारा
विधेयकों में जो संशोधन किया जाता है उसकी प्रतियां सदन के सदस्यों को दी जाती है। सदन चाहे तो समिति के प्रतिवेदन को उसी स्वरूप में स्वीकार कर सकता है और सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। सदस्य अपनी ओर से संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और संशोधन से संबंधित प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श तथा वाद विवाद होता है। अंततः विधेयक पर मतदान होता है। मतदान विधेयक को स्वीकार कर दिया जाए तो वह चरण पूर्ण हो जाता है। फिर आता है तृतीय वाचन। प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अवस्था अंतिम अवस्था या तृतीय वाचन कहलाती है। इस स्तर पर विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार न होकर मूल भावना पर विचार होता है। इस अवस्था में विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विधेयक को सदन पारित कर देता है तो सदन के सभापति के हस्ताक्षर से विधेयक को प्रमाणित किया जाकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और समिति अवस्था और तृतीय वाचन हो गया। अब हम देखते हैं विधेयक का दूसरे सदन में जाना। किसी भी एक विधेयक में जब विधेयक प्रस्तुत हो जाता है तो उसके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरे सदन में विधेयक उपरोक्त प्रक्रियाओं से ही गुजरता है। फिर आता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत जब विधेयक कानून बन जाता है तब उसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। साधारणतः विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या उसे पुनर्विचार हेतु सदनों में वापस भेजा जा सकता है, परंतु यदि दोनों सदन पुनः विधेयक को पारित कर दे तो वह उस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देनी ही होती है। इस प्रकार से विधेयक पारित होने की प्रक्रिया के बारे में आपने जाना और यह आप दोनों क्वेश्चनों के आंसर IMP क्वेश्चन आंसर है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।